कि भारत में गांधी परिवार के लिए एक अलग कानून होना चाहिए। तब उस सदन के पीठाधीश को, सदन के चेयरमैन को, जो भारत का उपमाननीय उपराष्ट्रपति भी है, उससे कुर्सी पर बैठे बैठे उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे। कोल्हू के में बैल के स्थान पर जोत करके जिन लोगों ने यातनाएं सही, जिस सावरकर ने यातनाएं सही और नारियल के तेल निकाला, उनके पदचाप को आप वहां जाकर के अपने हाथ वहां रख करके महसूस करने की कोशिश कीजिए। जिस तरह की अमर्यादित बातें की गई, ये निश्चित रूप से उनके अहंकार के साथ साथ में वो अपने आप को क्लास अपार्ट जिस तरह से समझते हैं, गांधी परिवार अपने आप को व्यवस्थाओं से, संविधान से ऊपर जिस तरह से समझता है, ये एक बार फिर परिलक्षित हुआ है। गांधी परिवार के ही नुमाइंदे जिस तरह से परिवार भक्ति में आगे बढ़ चढ़ करके टिप्पणियां कर रहे हैं, जिस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, प्रमोद तिवारी जी, जिनको अभी हाल ही में लोकसभा राज्यसभा की सदस्यता देकर के पुरस्कृत किया गया, उन्होंने तो पराकाष्ठा यहां तक कर दी कि भारत में गांधी परिवार के लिए एक अलग कानून होना चाहिए। उनको सामान्य कानून के तहत, देश के सभी नागरिकों के लिए जो कानून लागू है, उस कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। मैं ये मानता हूं कि इस तरह की टिप्पणियां करके उन्होंने न केवल संविधान का अपमान किया है, संविधान की संस्थाओं का अपमान किया है, अपितु जो पार्टी और जिस पार्टी के नेता लोकतंत्र को खतरे में होने की दुहाई देकर के चौराहों पर भाषण देते हैं, उस पार्टी के नेताओं ने लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी अपमान किया है। हम सब ने देखा कि किस तरह से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जब चेयरमैन ने उन्हें अपने कक्ष में आकर के बातचीत करने के लिए अनुरोध किया, निमंत्रण किया, तब उस सदन के पीठाधीश को, सदन के चेयरमैन को, जो भारत का उपमाननीय उपराष्ट्रपति भी है, उससे कुर्सी पर बैठे बैठे उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे। और न केवल चेयर की, अपितु संविधान प्रदत्त व्यवस्था की भी अवमानना उन्होंने की। ठीक इसी तरह से इस घटना के बाद में जयराम रमेश जी ने ट्वीट करते हुए जो कहा और अपने ट्वीट में लिखा कि ही इज ए चेयर लीडर, मैं मानता हूं कि इससे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था पर हमला शायद कभी नहीं हो सकता। राहुल गांधी जी किस तरह से एक हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह काम कर रहे हैं। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, देश की किसी भी संस्था द्वारा दी गई टिप्पणी को, उसके द्वारा दिए गए अध्ययन रिपोर्ट को अस्वीकार करने के बाद में भी जब वो अनर्गल आरोप लगाते रहे, सुप्रीम कोर्ट की करारी टिप्पणी के बाद उन्होंने माफ़ी मांग करके और अपने आप को बचाया था। लेकिन हमको याद करना होगा कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भविष्य में आपको इस तरह की गलतियां करने से बचना चाहिए। ऐसा अगर केवल एक ही बार हुआ होता तो शायद देश उन्हें माफ कर सकता था, लेकिन हर बार की गई गलती से बड़ी गलती अगली बार करना, और इस बार तो जब हद हो गई कि न्यायालय द्वारा माफी मांगने का मौका दिए जाने के बावजूद भी वो अहंकार में इतना डूबे थे कि उन्होंने माफी मांगना भी अपना अपमान समझा। न्यायालय के द्वारा मौका दिया जाने के बावजूद भी जिस तरह से उन्होंने उस मौके का अनादर किया, न्यायपालिका द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद में
कांग्रेस पार्टी के सभी स्तर के नेताओं ने जिस तरह से न्यायालय के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए, न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए, न्यायाधीश की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए जिस तरह के अनर्गल बयान किए, ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप और कांग्रेस पार्टी के सभी स्तर के नेता, उनका न संविधान में, न संविधान की संस्थाओं में और न न्यायपालिका में ही किसी तरह का विश्वास बचा है। राहुल गांधी जी ने भी सावरकर जी का नाम अप्रासंगिक रूप से जिस तरह से घसीटा, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी टिप्पणी में जिस तरह से वीर सावरकर जी का अपमान किया, जो इस देश के करोड़ों लोगों के लिए, राष्ट्रभक्त लोगों के लिए, जिनके मन में देशभक्ति से ओतप्रोत हृदय के साथ में, जिन लोगों ने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया, अपना जीवन और जवानी समर्पित की, उन लोगों के लिए जिनके मन में श्रद्धा भाव है, अपनी इस अनर्गल टिप्पणी से उनको भी आहत करने का, उनकी भावनाओं को भी आहत करने का काम किया है। मैं तो राहुल गांधी जी से कहूँगा कि अच्छा है आपने ये कहा कि आप सावरकर नहीं हैं। अगर आप सावरकर को जानना चाहते हैं तो एक बार जाइए उस अंडमान की जेल में, काले पानी की जेल में जाकर के 5 मिनट तक उस कालकोठरी में मौन बैठ करके देखिए। वहाँ की दीवारें आज भी सावरकर के संघर्ष के जो साक्षी रही हैं, वो करुण क्रंदन करते हुए आज भी आप महसूस कर सकते हैं। वहाँ के उस आबोहवा में आज भी जो सावरकर ने यातनाएं सही, उनके साथी कैदियों ने जिस तरह की यातनाएं सही, उन यातनाओं को चल करके वहाँ का परिवेश ने जिस तरह के आंसू बहाए थे, वो आज इतने दशक बीत जाने के बाद में भी वहाँ महसूस किए जा सकते हैं। कोल्हू के में बैल के स्थान पर जोत करके जिन लोगों ने यातनाएं सही, जिस सावरकर ने यातनाएं सही और नारियल के तेल निकाला, उनके पदचाप को आप वहाँ जा करके अपने हाथ वहाँ रख करके महसूस करने की कोशिश कीजिए। तब आपको सावरकर का संघर्ष समझ में आएगा, जिसने 10 से ज़्यादा साल तक केवल 2 कटोरे पानी के सहारे अपने दिन गुजारते हुए भी न केवल अपना मनोबल बनाए रखा, अपितु अपने साथी कैदियों का मनोबल भी न टूट जाए, इसकी भी चिंता की, और हजारों पन्नों की अमर गाथाएं अपने हाथ से दीवारों पर लिखी थी। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने से पूर्व आपको निश्चित रूप से 7 बार सोचना चाहिए। और यदि आपने ये पाप कर भी दिया है तो मैं आग्रह से कहूँगा कि आपको जाकर के इस पाप के प्रायश्चित्त के लिए वहाँ जाकर के और माफ़ी मांगना चाहिए, और देश के उन करोड़ों करोड़ लोगों से भी माफ़ी मांगना चाहिए जिनकी भावनाएं आपके इस स्टेटमेंट के कारण से आहत हुई है।